नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी राहु और केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है अक्टूबर एंड में। राहु एरीज साइन से पाइसेस साइन की तरफ जाएगा। और जो केतु है वो लिब्रा साइन से वर्गो साइन की तरफ जाएगा। तो अगर आप राहु केतु की जब भी बात करते हो तो नॉर्मली प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट ये जो राहु केतु है ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसको हम नॉर्मल प्लैनेट्स के मूवमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट बोल सकते हैं। तो इसलिए ये रीज़न है कि जिसकी वजह से ये हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, क्योंकि इनका जो मूवमेंट है वो हमेशा ऑपोजिट होता है नॉर्मल जो प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है उससे, दो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसलिए ये हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं। फिर ये एग्जैक्टली फॉर्म कैसे करते हैं, ये एक्चुअली में क्या होता है, अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी के अलावा एस्ट्रोनॉमिकली समझने की कोशिश करें तो जो सन का जो सेलेस्टियल पाथ है और जो मून का सेलेस्टियल पाथ है वो जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर ये नॉर्थ नोड राहु और साउथ नोड केतु का फॉर्मेशन होता है। ये जो दो नोड्स होते हैं, इन्हीं नोड्स पे जब कभी भी कोई एक्लिप्स अकर करता है तो वो इन्हीं नोड्स की वजह से ही अकर करता है। जब ऐसा मोमेंट होता है कि सपोज सोलर एक्लिप्स है, वो राहु की वजह से होता है, नॉर्थ नोड की वजह से। जब जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो वहाँ पे उसकी शैडो क्रिएट नहीं होती है एंड वो कम्प्लीटली वो एक्लिप्स वहाँ पे फॉर्म होता है उसकी वजह से। तो राहु जो नॉर्थ नोड है वहाँ पे अक्सर उसकी वजह से सोलर एक्लिप्स फॉर्म होता है, एंड जो साउथ नोड है केतु उसकी वजह से लूनर एक्लिप्स उस पॉइंट की वजह से। तो एस्ट्रोनॉमिकली अगर हम देखें तो ये वो इंटरसेक्ट पॉइंट है ऑफ सन एंड मून का सेलेस्टियल पाथ जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है नियर अराउंड अर्थ। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं, नोड्स हैं, जिनको हम राहु और केतु बोलते हैं। दो ये कोई विजिबल प्लैनेट्स नहीं है, ये इनविजिबल हैं, बट उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नोड्स को हम राहु नॉर्थ नोड, केतु साउथ नोड बोलते हैं। तो इनका बहुत बड़ा इफेक्ट है, इन्हीं की वजह से ही एक्लिप्सेस अगर करते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। सो नाउ अब इनकी बात करते हैं कि इनका इफेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में क्यों है। अब ये जो प्लैनेट हैं राहु और केतु, इनकी अगर स्टोरी आप जानने की कोशिश करो तो ये एक राक्षस था जिसने अमृत लेने के लिए, वो जो पूरी स्टोरी है समुद्र मंथन की, उसमें उन्होंने कोशिश की और उनको वो जो आप बोल सकते हैं अमृत है वो थोड़ा सा मिला, लेकिन क्योंकि लॉर्ड विष्णु ने जो उनका अवतार था, मोहिनी अवतार, वहाँ पे उन्होंने देख लिया था और वो फिर जब देखा उन्होंने तो उन्होंने उसको बीच से, मतलब यहाँ से धड़ से उसको अलग कर दिया। तो जो ऊपर का हेड पोर्शन है वो राहु बन गया और जो नीचे का पोर्शन है वो केतु बन गया। बट हमेशा ये याद रखिए, जो स्टोरी है उसमें बताया गया है कि राहु जो था, जो वो राक्षस था, उसने अमृत पी लिया था। तो अमृत पीने की वजह से कहीं ना कहीं वो अमर हो गया, ठीक है। भले ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया, उन्होंने उसको अलग कर दिया अपने चक्र से, तो एक राहु बन गया पार्ट, बॉडी पार्ट जो ऊपर हेड का है, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है जो हेडलेस है वो केतु बन गया। बट फिर भी अमृत पीने की वजह से वो कहीं ना कहीं उसमें ये एक कैपेबिलिटी, आप एक बोल सकते हैं डेक्सटेरिटी आ गई कि ये एक आप ये समझ लीजिए एक अमर जो जो हमारे जो जैसे जितने भी देवता थे उन्होंने जो पिया ये नेक्टर और वो अमर हो गए, वैसे ही ये अमृत पीने के बाद वो भी कहीं ना कहीं अमर हो गए। तो राहु केतु आप ये मान के चलिए कि वो अभी भी अमर है, हर जगह वो प्रेजेंट है हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, नॉर्थ नोड और साउथ नोड के फॉर्म में हमारे एस्ट्रोनॉमिकली दे आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो ये तो हो गई बात कि उनकी स्टोरी क्या है एंड वो अमर है। बट एक चीज़ और इस स्टोरी से हमें ये पता चलती है कि वो लोग ये जो पर्टिकुलर राक्षस था, जो जिसके दो पार्ट्स हो गए राहु केतु, वो अपने आप में एक बहुत ही इंटेलिजेंट था, क्योंकि अगर उसने अपने इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं किया होता तो वो अमृत नहीं पीता। कितने सारे राक्षस थे वहाँ पे, लेकिन वही एक ऐसा राक्षस था जिसके पास इतना ज्ञान था कि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसने वो अमृत पान कर लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके पास चतुर बुद्धि तो है ही है।
तो राहु और केतु जिसके भी चार्ट में होता है, और खासकर अगर वो फर्स्ट हाउस में है राहु, तो वो इंसान बहुत ही चालाक होता है। ये मत सोचिएगा कि अगर, मैंने कई सारी ऐसी कुंडली देखी है जहाँ पे लोगों की कुंडली में सूर्य नीच का है, डेबिलिटेटेड है, लेकिन राहु फर्स्ट हाउस में होने की वजह से वो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच गए हैं, अपनी कनिंगनेस की वजह से, अपनी वो जो अलग तरीके की बुद्धि होती है उसकी वजह से। तो इसलिए राहु केतु को हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये अगर प्लैनेट है किसी के तो वो बुद्धि हीन है या उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि राहु केतु का जो इंटेलिजेंस है वो अलग तरीके का इंटेलिजेंस है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि हर एसेंडेंट पे क्या इफेक्ट होने वाला है जब राहु पाइसेस में जाएगा और केतु वर्गों में जाएगा। तो राहु की बात करें तो जब ये पाइसेस में जाएगा तो जुपिटर का साइन है, तो वो जिस साइन में जाएगा वो उसी की तरीके ही बिहेव करने वाला है। सो सपोज अगर ये जुपिटर के साइन में है पाइसेस में, तो फॉर 1.5 ईयर वो कहीं ना कहीं जो पाइसेस वाली क्वालिटीज़ है जुपिटर की, वो उसको अडेप्ट करके वैसा ही बिहेव करेगा आपके साथ, और जिस हाउस में होगा उसका भी बिहेवियर दिखेगा, और जो पाइसेस का जो नेचुरल बिहेवियर होता है, टेंडेंसी होती है, वो भी राहु के अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद जो केतु है वो वर्गो साइन की तरीके बिहेव करेगा। अब जो भी वर्गों की क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि केतु हर एक चीज़ से आपको डिटैच करता है, क्योंकि वो डिटैचमेंट को सिंबलाइज करता है, वो एक फ्लैग को सिंबलाइज करता है। तो केतु जहाँ पे भी जिस हाउस में होगा, तो वर्गों की जितनी भी क्वालिटीज़ है उससे आपको कहीं ना कहीं डिटैच करेगा, और उसमें आपको विक्ट्री भी दिलाएगा, क्योंकि वो फ्लैग का भी, वो फ्लैग को भी सिंबलाइज करता है। तो अब बात करते हैं हर लग्न वालों के लिए कैसा इफेक्ट होगा। तो पहला जो लग्न है वो है हमारा एरीज। तो एरीज के लिए ये जो राहु है ये जाएगा हमारा पाइसेस साइन में। तो पाइसेस साइन में जब ये जाएगा तो ये आपके 12th हाउस पे होगा। 12th हाउस में होने की वजह से ये राहु जो है, ये एक तो क्योंकि ये पाइसेस साइन में है, प्लस ये जुपिटर इसका लॉर्ड है, तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड पे होगा, तो पहले तो जुपिटर ट्रांजिट में फिलहाल एरीज साइन में चल रहा है जो आपकी फर्स्ट हाउस में है। फिर उसके बाद ये सेकंड हाउस में जब नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, तो इसका इफेक्ट जो है ओवरऑल कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा ये जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा। लेकिन क्योंकि ये 12th हाउस में बैठा है, तो 12th हाउस की सारी चीज़ें, क्वालिटी अच्छी बुरी ये सब देगा। अगर ये आपको फॉरेन पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखता है, तो ये आपसे पैसे का खर्चा भी करवा सकता है, और आपसे दान पुण्य, ये अच्छे वाले कर्म भी करवा सकता है। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल हो जाओ इस टाइम पे, आप हॉस्पिटल के लोगों को हेल्प करो, कोई अगर बीमार है, कोई जेल में है, ऐसे लोगों को हेल्प करो। आप हो सकता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कुछ ना कुछ करने लग जाओ। तो फॉर द टाइम बीइंग जब ये राहु आपकी एरीज साइन में होगा, तो वहाँ से उसका 5th जो दृष्टि है, जो एस्पेक्ट है, वो आपके 4th हाउस पे जाएगा, और जो इसका 9th एस्पेक्ट है वो जाएगा आपके 8th हाउस पे। तो ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में लेके आएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 8th हाउस को ये इफेक्ट कर रहा है और 12th हाउस में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी नींद में डिस्टर्बेंस देगा, आपको एंजाइटी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा वरीज भी हो सकती है, क्योंकि नींद को ये डिस्टर्ब कर देगा। क्योंकि पाइसेस साइन हमारी 12th, वैसे भी वो 12th राशि है कालपुरुष कुंडली की, और वहाँ से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जैसे स्पिरिचुअलिटी, हम लोग नींद को भी देखते हैं, हम लोग हमारा बेड प्लेजर कैसा है, तो वहाँ पे राहु कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब कर देगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे आपको जो लोग भी आपकी लाइफ में आते हैं उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि हो सकता है वो लोग और उनका इंटेंशन अच्छा ना हो आपके लिए, तो वो आपको डिस्टर्ब करे, आपकी लाइफ को, आपकी पीस को डिस्टर्ब करे। तो ऐसे लोग भी, गलत लोग भी आपको इस टाइम पीरियड पे मिल सकते हैं। आपके घर के एनवायरनमेंट को भी वो डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो 8th हाउस को और 12th हाउस को बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा। और साथ में मैंने जैसे बोला, इन 1.5 ईयर में खासकर नए लोग जो आपकी लाइफ में एंटर करते हैं उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि कुछ गलत तरीके के लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। खासकर क्योंकि जुपिटर बैठा है, तो ऐसे लोग जो आपसे बड़े हैं, जो आपको नॉलेज देते हैं, हो सकता है वो गलत सलाह दे दें, ऐसे तरीके के लोग भी आ सकते हैं। तो ये आप अपनी खुद से, अपनी बुद्धि का यूज़ करके, अपने विजडम और नॉलेज का यूज़ करके आप सही इंसान को परख के ही आगे बढ़िएगा इन 1.5 ईयर में। फिर बात करते हैं टॉरस साइन की। टॉरस साइन के लिए ये 11th हाउस में जा रहा है। पाइसेस साइन इनका आता है टॉरस वालों का 11th हाउस में।
खुद की लग्न की जो राशि है वो टॉरस है, उसका लॉर्ड है वीनस। वीनस की कोई इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं होती है जुपिटर के साथ, बट जुपिटर यहाँ पे 8th और 11th हाउस दोनों का है, मतलब सडन गेन्स का है, मतलब सडन एक अपलिफ्टमेंट या आपका सोशल सर्कल, ये सब भी आपको डिफेमेशन भी दिलाता है, आपको हिडन नॉलेज की तरफ भी ले जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा गेन्स, आपको बहुत बड़ा सोशल सर्कल, ये सब भी दिलाता है। तो जुपिटर दोनों तरीके की क्वालिटीज़ आपके असेंडेंट, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए देता है, लेकिन क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, दोनों अलग अलग टाइप के गुरुज हैं, तो इसलिए उनके बीच में कोई खास बहुत फ्रेंडशिप नहीं है। बट फिर भी जो वीनस है वो भी गुरु हैं और जो जुपिटर है वो भी गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं दो गुरु कभी एक दूसरे का बुरा नहीं करते हैं, बट फिर भी दोनों की सोच बहुत अलग है। तो अब क्योंकि राहु वहाँ पे 11th हाउस में बैठेगा, तो क्या करेगा, आपको गेंस दिलाएगा, ज़्यादातर आपको फॉरेन तरीके के लोगों से दिलाएगा, या आप ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है आपको ऐसी जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ मिले ऐसी जगह से जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, नए तरीके के लोग हैं, या फिर फॉरेन से, या फिर कुछ अलग तरीके का आपका सोशल इन्वायरमेंट बने जहाँ पे जो आपके आसपास के लोग हों वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो आपके सर्कल से। तो इस तरीके का राहु आपके लिए फॉरेन इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, खासकर आपके सोशल सर्कल में आपके तरीके के। और आपका हो सकता है ज़्यादातर इंट्रैक्शन जो कुछ भी होगा उसमें आपको गेन्स भी उसी तरीके के मिलेंगे, क्योंकि गेन्स, जुपिटर बैठा है, जुपिटर का हाउस है गेन्स का हाउस, और जुपिटर ऑलरेडी अगर गेन्स को डिनोट कर रहा है तो उसको एक्सपैंड करता है, जुपिटर ऑलरेडी चीज़ों को एक्सपैंड करता है, और वहाँ पे राहु बैठेगा तो राहु उसको और एक्सपैंड करेगा। तो मतलब आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पीरियड में आने वाली है 1.5 ईयर में, जो आपने कभी नहीं सोची होंगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ही फॉरेन तरीके के लोग, फॉरेन इन्वायरमेंट, एवरीथिंग, फ्रेंड्स सर्कल, सोशल सर्कल, एवरीथिंग इज़ फॉरेन। नहीं तो आपका जो डिजिटली आपको बहुत सारे लोगों का साथ मिल सकता है, ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में फिजिकली नहीं प्रेजेंट है बट दे आर वर्चुअली प्रेजेंट इन योर लाइफ। तो वो तरीके का भी अगर आप डिजिटली कुछ करते हो यूट्यूब या समथिंग, तो वो भी एक्सपैंड हो सकता है इस टाइम पीरियड पे। फिर बात करते हैं जेमिनाई वालों की। जेमिनाई वालों के लिए ये 10th हाउस में होगा, राहु 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा जेमिनाई वालों के लिए, जेमिनाई एसेंडेंट वालों के लिए। तो वहाँ पे पाइसेस साइन है, तो जेमिनाई वालों के लिए, क्योंकि पाइसेस साइन जुपिटर का साइन, उनके 10th हाउस का लॉर्ड बनता है जुपिटर, तो आपके करियर को पूरी तरीके से जुपिटर डिनोट करता है। तो जुपिटर की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो आपके करियर में दिखती हैं, क्योंकि आपका ज़्यादातर काम कुछ इस तरीके का होगा, आप नॉलेज इम्पार्ट करते होंगे लोगों को, गाइडेंस देते होंगे। ऐसे लोग या तो टीचिंग में जाते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, या किसी को गाइडेंस देने के लिए बनते हैं, कंसल्टेंट बनते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस देना है, नॉलेज देना है। तो दिस इज़ वॉट यूजली जेमिनाई एसेंडेंट पीपल डू, क्योंकि उनका करियर कहीं ना कहीं जुपिटर से लिंक होता है, तो वो क्वालिटीज़ आपके करियर में दिखती है। इवन इफ आप अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में भी होंगे तो वहाँ पे भी आपका रोल जो होगा ना, कि आपको दूसरे को नॉलेज देनी है, गाइडेंस देनी है, वो एक कहीं ना कहीं क्वालिटी जो होगी वो आपके करियर में, आपके रोल में, आपके स्टेटस में दिखेगी। लोग आपको इसी तरीके से देखेंगे कि आप दूसरों को नॉलेज देते हो, गाइडेंस देते हो, इस तरीके का काम में आप खुद भी काफ़ी नॉलेजेबल हो, क्योंकि आपका जो फर्स्ट हाउस है उसका रूलर मरकरी है, एंड मरकरी फर्स्ट हाउस का रूलर होने की वजह से वो इंटेलेक्चुअली भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो कहीं ना कहीं लोग आपको इंटेलेक्चुअली भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और विटी समझते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गई बात जेमिनाई वालों के लिए। तो जेमिनाई वालों के लिए राहु वहाँ पे आ रहा है, तो पाइसेस साइन, जैसा मैंने बोला, पाइसेस साइन क्या होता है, पाइसेस साइन एक जुपिटर का साइन है। तो ऑलरेडी जुपिटर जिस हाउस को डिनोट करता है, पाइसेस साइन को डिनोट करता है, तो वो उस चीज़ को हमेशा ही एक्सपैंड करता है। अगर वो स्पिरिचुअल साइन है, अगर वो ऐसा साइन है जो डीप वाटर्स को बताता है, क्योंकि ओशियंस को डिनोट करता है पाइसेस साइन, डीप वाटर्स को, तो वो बहुत ही गहरा साइन है, वो एक स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है, तो कहीं ना कहीं वो रिसर्च को भी बताता है, डीप साइंसेस की भी बात करता है। अब वहाँ पे राहु बैठा है, तो हो सकता है आपके करियर में कुछ एक बड़ा चेंज हो, जहाँ पर आपको बहुत सारा बहुत हाई स्टेटस वाली जॉब मिलने का चांस हो जाए, या फॉरेन में जॉब मिलने का चांस हो जाए, या फिर हो सकता है आपका ऑल ऑफ अ सडन
जो भी फ़ील्ड ऑफ सब्जेक्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च आप करो, बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च। अगर आप हो सकता है आपका जो इस तरीके की जॉब आपको मिले जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करनी है, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस जो पाइसेस साइन है और वहाँ पे जो राहु बैठ रहा है, तो वो आपको करियर में तो एक स्टेटस दिलाएगा, नई जॉब भी दिलाएगा, बट वो वहाँ पे एक्सपेंशन भी लाएगा। वहाँ पे वो कहीं न कहीं आपके वर्कलोड भी आएगा, और कहीं न कहीं उसके साथ-साथ आप को उसमें डीप जो भी आपका काम होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है उसमें आपको डीपली जाके उसको समझना पड़ेगा। आपको उस काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और काफ़ी डीपली उस जो भी करियर आपको जॉब मिलेगा उसमें आपको काफ़ी टाइम और थोड़ा बहुत टाइम के साथ-साथ आपको उसके लिए पेशेंस भी रखना पड़ेगा और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इस तरीके का करियर होगा आपका। क्योंकि वहाँ पे राहु बैठ रहा है तो वो ऑलरेडी एक पाइसेस एक डीप नॉलेज, डीप साइंसेस का साइन है। तो उसके अलावा अगर राहु वहाँ पे बैठ जाता है तो वो ऑलरेडी राहु बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराता है। तो ये कहीं न कहीं आपको उस फ़ील्ड में जो भी आप काम करोगे या जिसमें भी आपकी जॉब लगेगी, जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, वहाँ पे हार्ड वर्क बहुत होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कैंसर साइन की, कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। तो उनके लिए पाइसेस साइन आता है 9th हाउस में। अब 9th हाउस में पाइसेस साइन आ रहा है, तो पाइसेस साइन जैसे मैंने बोला, पाइसेस साइन का मतलब है डीप वाटर्स, ठीक है? अब हो सकता है 9th जो साइन है वो हमारे धर्म को डिनोट करता है, हमारे गुरुओं को डिनोट करता है, हमारे फादर को डिनोट करता है, हम जो ट्रैवल करते हैं उसको डिनोट करता है, क्योंकि कैंसर वालों के लिए ये डीप वाटर ओशियन का साइन 9th हाउस में आता है। तो यूजुअली ये लोग जब ट्रैवल करते हैं ना, तो कहते हैं 7 समुंदर पार जाके ये लोग ऐसा ट्रैवल करते हैं, मतलब इनका जो भी ट्रैवल होता है लाइफ में वो काफ़ी दूर-दूर जाके होता है, तो ऐसा ट्रैवल है। तो अभी क्या है कि ये लोग वहाँ पे राहु का साइन आ रहा है, तो राहु जो है वो 9th हाउस में कहीं न कहीं ये क्या करता है कि क्योंकि ये फॉरेन ट्रैवल को डिनोट करता है, तो आप हो सकता है फॉरेन ट्रैवल करो, फॉरेन प्लेसेस पे ट्रैवल करो, और बहुत अच्छा चांस दिखता है आपके फॉरेन ट्रैवल का। अगर इसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी तो आपका वो ट्रिगर कर सकता है पॉइंट जहाँ पे आप फॉरेन ट्रैवल करो। और फिर उसके साथ-साथ ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे आप बेसिकली हो सकता है कि आपकी रुचि किसी इंटरेस्ट किसी दूसरे रिलीजन की तरफ भी जाए, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन की तरफ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो, आपको इंटरेस्ट आए उसको स्टडी करने में, उसको समझने में कि इस रिलीजन में ऐसा क्या है, क्योंकि दीज आर ऑल राहु क्या है, एक फॉरेन एलिमेंट है। एक फॉरेन एलिमेंट जब एक ऐसे साइन में जाता है जो ऑलरेडी डीप है, तो वो क्या करता है कि आप एक फॉरेन एलिमेंट और एक ऐसा साइन जो एक डीप वाटर का, डीपनेस का साइन है, डीप साइंसेस का साइन है, तभी पाइसेस साइन को हम बेड प्लेजर और जो नींद है हमारी उन सब से हम डिनोट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से, योगा से, और एस्ट्रो जो हमारा एस्ट्रोनॉमी है उन सब से हम डिनोट करते हैं, जितने भी 12th हाउस की चीज़ें। इसीलिए उसमें कन्फाइनमेंट भी आता है, चाहे वो जेल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए जब भी राहु वहाँ पर जाएगा तो वो फॉरेन एलिमेंट कहीं न कहीं आपको उस तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर करेगा। हो सकता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपका इंटरेस्ट और बढ़े, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फॉरेन ट्रैवल करो इस टाइम पीरियड पे। तो ये एस्पेक्ट दिखता है। और अगर आप किसी गुरु की तलाश में हो तो आपको कोई फॉरेन गुरु मिल सकता है, कोई ऐसा गुरु जो दूसरे आपके कल्चर से डिफरेंट है। मतलब अगर आप नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हो तो हो सकता है एकदम साउथ इंडियन मिले, बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर का, बट वो जो भी मिलेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिलहाल जुपिटर आपके 10th हाउस में है और फिर वो 11th हाउस में जाएगा। तो जब 10th हाउस में है तो करियर के लिए वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो गुरु आपको जो भी मिलेगा, चाहे वो आपको बॉस के फॉर्म में मिले या फिर आपको एज अ गुरु ही मिले, लेकिन वो आगे जाके आपको बहुत गेन्स देगा नेक्स्ट जब वो ट्रांजिट होगा। फिर अब बात करते हैं लियो की, लियो एसेंडेंट वालों की। लियो एसेंडेंट वालों के लिए पाइसेस साइन आता है हमारा 8th हाउस में, वहाँ पे राहु ट्रांजिट करेगा। राहु यूजुअली ये जो नेगेटिव हाउसेस होते हैं जैसे 6, 8 और 12, वहाँ पर इतना बुरा तो नहीं करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है 8th हाउस का इफेक्ट कहीं नहीं जाएगा। अगर वो 6th हाउस में भी होता है तो ऐसा नहीं है कि वो 6th हाउस का पॉजिटिव ही इफेक्ट देगा, नहीं, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी देगा वो। तो 8th हाउस के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो देगा, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देगा। तो ये हो सकता है जैसे आपका ऑल ऑफ अ सडन आप घर से दूर जाने का आपका प्लान बने, ऐसा भी हो सकता है, आप कहीं घर से दूर जाएँ।
ये भी हो सकता है सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में। आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में थे और ऑल ऑफ अ सडन आपको वहाँ से किसी दूसरी सिचुएशन में डाल दिया गया। मतलब आप ये सोचिए, आप किसी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे थे, टॉप की पोजीशन पे, ऑल ऑफ अ सडन आपको डिग्रेड करके नीचे की पोजीशन पे ला दिया गया कि आप अब आपको इस रोल में काम नहीं करना है, अब आपको इससे कम नीचे लेवल के रोल पे काम करना है। तो अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है कि जैसे पाइसेस साइन के बारे में मैंने बोला, डीप वाटर का साइन है, लेकिन वो 8th हाउस में आपके आता है हमेशा। तो जो पाइसेस साइन है वो आपके 8th हाउस में आता है। और नॉर्मली कालपुरुष कुंडली में जो 8th हाउस है वो स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो भी एक वाटरी साइन है, लेकिन वो जो वाटर है वो एक, आप ये समझिए, जो 3 वाटरी साइन होते हैं, एक कैंसर, एक स्कॉर्पियो और एक पाइसेस। कैंसर इज़ लाइक रिवर एंड स्कॉर्पियो इज़ लाइक जो गंदा नाला होता है, यूजुअली ड्रेन वाला वाटर जो होता है, ड्रेनेज वाटर वो है। और जो पाइसेस है वो ओशियन है। तो अगर एक ओशियन वाटर, डीप वाटर का साइन किसी 8th हाउस में जाता है, 8th हाउस में, तो इससे क्या होगा, इस टाइम पे कहीं ना कहीं आपकी एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ने वाला है, आपका टेंशन बढ़ने वाला है, ये होगा। ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली होंगी आपकी लाइफ में इस टाइम पे 1.5 ईयर में। बट इसके साथ साथ और जो चीज़ें ये हो सकती हैं कि हो सकता है आप घर से दूर जाओ, कुछ ना कुछ आपको ट्रैवल के मौके ऐसे मिले जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े। ये चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि वो 5th एस्पेक्ट से यहाँ से 12th हाउस को देखेगा और 9th एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को देखेगा। तो घर से दूर ले जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे। लेकिन इन 1.5 ईयर में आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल, एंग्जाइटी, टेंशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इतना होगा कि शायद आप रात को सोने में भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा दिखता है। फिर उसके बाद बात करते हैं वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए। वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए क्या होने वाला है कि आपका जो पाइसेस साइन है वो 7th हाउस में आता है। तो ये डीप वाटर वाला जो साइन है ये अब 7th हाउस में आता है, वहाँ पे राहु बैठेगा। तो आपको पूरा जो कंसंट्रेशन है वो आपके पार्टनर्स की तरफ, चाहे अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस की तरफ पूरा डिवोटेड रहोगे इस टाइम पीरियड में, पूरा फोकस उन पे रहेगा। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपका पूरा फोकस उनकी तरफ चला जाए। और जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन हो सकता है, आप कुछ ज़्यादा ही उस पर फोकस कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, पाइसेस इज़ अबाउट डीप, जैसे मतलब डीप वाटर। तो आप जो भी करोगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगा। मतलब आप अगर वो 7th हाउस में है, तो अगर आपका 7th हाउस इज़ ऑल अबाउट, अगर आपके पार्टनर्स, चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे स्पाउस हो, तो आप उन पे, आपका कंसंट्रेशन एकदम बिल्कुल डीप हो जाएगा उस चीज़ पे, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे। क्योंकि राहु बैठ रहा है तो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर्स की तरफ, इफ़ यू आर नॉट इवन मैरिड और आपका कोई ऐसा है कि कोई लाइक यू नॉर्मली हैव कोई पार्टनर है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो आप उसकी तरफ भी ऑब्सेस्ड हो सकते हो और अपने बिजनेस की तरफ भी ऑब्सेस्ड हो सकते हो, बिजनेस पार्टनर्स की तरफ या स्पाउस की तरफ कुछ ज़्यादा वो ऑब्सेशन हो सकता है उस तरीके का। फिर उसके बाद बात करते हैं, तो इसकी वजह से एक्चुअली में क्या होने वाला है, इसकी वजह से ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा हार्म होगा। बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग अभी जुपिटर फिलहाल आपके 8th हाउस में है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो, अप एंड डाउन हो उस रिलेशन में। लेकिन बाद में जब वो ट्रांजिट कर जाएगा जुपिटर आपके 9th हाउस में, मतलब टॉरस साइन में, जब नेक्स्ट ईयर करेगा, तब वो चीज़ें बेटर होती जाएंगी, सॉर्टेड होती जाएंगी। और यहाँ से 7th हाउस से इसका एस्पेक्ट जाएगा 5th एस्पेक्ट 11th हाउस में, तो गेन्स आपको डेफिनेटली दिलाएगा। और आपका जो सोशल सर्कल है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। फॉरेन टाइप के एलिमेंट आपसे जुड़ेंगे, फॉरेन टाइप के लोग जो आपसे थोड़े से कल्चरली डिफरेंट हैं वो आपके साथ जुड़ सकते हैं। और साथ में इसका 9th एस्पेक्ट जो है वो आपके 3rd हाउस से जुड़ेगा। तो ये आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करा सकता है, बहुत सारा कम्युनिकेशन करा सकता है। खासकर जो राहु भी है एक डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में बताता है, टेक्नोलॉजी, डिजिटल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स। और 3rd हाउस भी डिजिटल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, आपके छोटे भाई बहन, इन सबको भी दिखाता है। और इवन जो राइटिंग, रीडिंग, इन सब तरीके के भी कम्युनिकेशन को बताता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, थ्रू फेसबुक, थ्रू व्हाट्सएप, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। तो हो सकता है आप कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से ये टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा इस तरीके के कामों में आपको बेनिफिट मिले, तो आपको गेन्स हो बहुत ज़्यादा।